अगर मैं आपसे कहूं कि आपको वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को कंपेयर करना है तो शायद आप हमेशा वेस्ट बंगाल को ही चुनोगे, क्योंकि ये सोचोगे कि वेस्ट बंगाल के पास कोलकाता है, उड़ीसा के पास में कौन सी सिटी है, कोई खास सिटी तो है नहीं। लेकिन आप शायद गलत हो इस चीज में, क्योंकि अगर आप 10 साल का डेटा देखेंगे तो उसमें उड़ीसा 6 से 8% के ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है। वहीं पे अगर आप कोलकाता की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, तो 4 से 5% का जीडीपी ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 10 साल में उड़ीसा की ज्यादा है वेस्ट बंगाल के कंपेयर में। और ये चीज आपको नंबर यहां पे शॉक कर देगा, जहां पर जीडीपी ग्रोथ रेट के टर्म्स में वेस्ट बंगाल 30th पोजीशन पे, 30 नंबर पे आता है। वहीं पे उड़ीसा 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडिया की जीडीपी के टर्म्स में इकोनॉमी या स्टेट देखने को मिलता है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। उसी के साथ में अगर हम दूसरा मैप देखें तो वहां पे समझ में आता है कि ये जो वेस्टर्न रीजन है ये जीडीपी को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। आप गुजरात की बात कीजिए, कर्नाटका की बात कीजिए, महाराष्ट्र की बात कीजिए या तमिलनाडु की, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है जीडीपी को। लेकिन वहीं पे ईस्ट में ऐसा कोई स्टेट, मैसिव स्टेट नहीं देखने को मिलता है। और वहीं पर ईस्ट में भी, पर्टिकुलरली ईस्ट इंडिया का ये रीजन, अगर हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़ दें, ये रीजन की बात करें तो यहां पे पोटेंशियल उड़ीसा के पास में है। क्योंकि बिहार की बात करें तो पॉलिटिक्स और करप्शन की वजह से वो सारी चीजें हैं कि ग्रो नहीं कर पा रहा है। उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल भी सेम डिरेलमेंट के पाथ पे है कि जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 10 साल में बहुत खराब है। तो यहां पे उड़ीसा के पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि वो मैसिव ग्रोथ दे सकता है। और जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन में जो हम कह रहे हैं, अगर आप इस मैप पे देखेंगे, इस चीज पे ध्यान देंगे, इस डेटा पे, तो 14th नंबर पर है उड़ीसा जीडीपी कंट्रीब्यूशन में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। वहां से वो जंप कर 6 नंबर पर जो वेस्ट बंगाल है उसको बीट कर सकता है, जो कि 2x ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। आज नहीं, 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद, 15 साल बाद, लेकिन ये चीज पॉसिबल है क्योंकि ग्रोथ रेट जो उड़ीसा इंश्योर कर रहा है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। टॉप 5th में होना, वो भी एक ऐसे स्टेट के लिए जिसके बारे में हम सुनते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, इतना पता भी नहीं रहता हमें। और ये चीज इस तरीके से जो बड़ा एक, जिसके पास मेट्रो सिटी है कोलकाता, उसको बीट करना बहुत सिग्निफिकेंट होगा। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे प्राइम मिनिस्टर का भी विजन है, सेंटर का भी विजन है कि उड़ीसा को इंडिया का फास्ट ग्रोइंग स्टेट की लिस्ट में लाना है बाय 2036, जब उसको 100 साल हो चुके होंगे उसके फॉर्मेशन से लेकर। 1936 में फॉर्म हुआ था, तो वो इंश्योर करना है। और उसकी अगर बात करेंगे तो उड़ीसा की, तो अगर हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, हर कोई इक्वल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है कि 33% के आसपास हैं, तीनों ही उस तरीके से बैलेंस नेचर में। अब उसमें डेप्थ में जाकर अगर हम देखेंगे तो ये सारे मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हमको समझ में आते हैं। और उसमें भी स्पेसिफिक हमारी जो इंटरेस्ट का है, जो उड़ीसा को उस पोजीशन पर ले जा सकता है, दैट इज भुवनेश्वर। भुवनेश्वर 2036 तक फ्यूचर का मेगा सिटी बन सकता है, बहुत बड़ा सिटी बन सकता है, एक्सपैंड कर सकता है। और ये एक्सपैंड 4 लेवल पे करेगा, जहां पे ये फाइनेंशियल हब बनेगा, जहां पे ये एयरक्राफ्ट एविएशन हब बनेगा। और उसके साथ साथ में हमको देखने को मिलेगा कि 2 और पैरामीटर है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये सारी चीजें इंश्योर होगी और एक फेवरेट सिटी के तहत हम इसको देख रहे हैं। उसमें अभी तो टेंपल सिटी के तौर पे हम इसको देखते हैं, लेकिन ये सारे लेवल पे ये ग्रो करेगा और 2036 तक ये इंश्योर करेगा कि फ्यूचर ऑफ ईस्टर्न इंडिया, फ्यूचर ऑफ ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर का नाम उनमें पहले नंबर पे देखने को मिलेगा आपको। तो उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि उड़ीसा के मैप को अगर आप देखेंगे तो ये सारे इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स में खोरदा डिस्ट्रिक्ट, जो कि यहां पर आपको कोस्टल डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, इस खोरदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही भुवनेश्वर आपको देखने को मिलेगा यहां पे। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और ये खोरदा डिस्ट्रिक्ट ही है जो उड़ीसा की जीडीपी का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है उसमें, राइट। तो ये चीज हमको समझ में आती है। और उसी के साथ में 2014 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट के तहत ये कहा था कि भुवनेश्वर इंडिया की बेस्ट सिटी है बिजनेस करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में उस तरीके से उसको लिस्ट किया गया था। तो सारे जो फैक्टर्स को हम देखते हैं वो उस चीज में फॉल करते हैं, सही दिशा में फॉल करते हैं। तो उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे भुवनेश्वर जो मेगा हब बन सकता है इन सारे सेक्टर में और फ्यूचर का जो मेगा सिटी बन सकता है, ये कैसे होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। उसी के साथ में आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ माइंड लाइफ स्टडी IQ। आप टेलीग्राम पर यहां से जुड़ सकते हैं जहां पर आपको ये सारे डिलीवरेबल्स मिल जाएंगे। उसी के साथ में कहानी कंटिन्यू करें तो सबसे पहली बात, ये कैसे ग्रो होगा। सबसे पहली बात, आईटी और सेमीकंडक्टर का रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। आईटी की बात करेंगे तो उड़ीसा की आईटी इकोनॉमी का नर्व सेंटर है भुवनेश्वर, जहां पर ग्लोबल जायंट्स है और स्टार्टअप्स, हर कोई वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो पिछले साल 3300 करोड़ का एक्सपोर्ट देखने को मिला आईटी के कॉन्टेक्स्ट में, जहां पर भुवनेश्वर की जो इन्फोसिटी है वहां पर इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, डेलॉयट, टेक महिंद्रा, ये सारे एस्टैब्लिश्ड है, 300 से ज्यादा आईटी फर्म्स है। तो ये मैसिव है, आईटी एक्सपोर्ट्स के कंपोनेंट है
उस हिसाब से। उसी के साथ में स्टार्टअप और इंक्यूबेशन इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें भी बहुत मैसिव देखने को मिलता है, क्योंकि उड़ीसा का जो इनोवेशन हब है उसने इस चीज को इंश्योर किया, जहां पे वेंचर कैपिटल फंडिंग ये सारी चीजें इंश्योर की जाती है। ग्लोबल जो प्लेयर्स होते हैं, जो कंपनीज होती है, फर्म्स होती है, मेंटोरिंग प्रोवाइड करती है और इंक्यूबेशन की सारी फैसिलिटीज वहां पे है। तो ये सारी चीजें हैं जहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें, हार्डवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों की इन सारे के स्टार्टअप्स देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ साथ वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और फैब लैब्स या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, मशीन लर्निंग, इन सारी चीजों की जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं ये स्टार्टअप के तहत वहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो एक्सपोर्ट, आईटी एक्सपोर्ट्स में भी है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ये भी बहुत मजबूत है। तो इसकी वजह से ये इंश्योर किया जाएगा कि ये ग्रो करेगा और बहुत सिग्निफिकेंट वे में ग्रो करेगा। उसी के साथ में आप देखेंगे 34 स्टोरी का आईटी टावर एस्टैब्लिश किया गया, जहां पे 800 से ज्यादा प्रोफेशनल्स काम कर रहे होंगे, जहां पे 6 एकड़ का जो जोन है उसमें इसे एस्टैब्लिश किया गया सत्यनगर में। उसके साथ साथ में ट्विन सिटी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा कि भुवनेश्वर है, उसके साथ में कटक है, ये दोनों ही आईटी हब के तौर पे ग्रो कर रहे होंगे। और जहां पर कटक पूरी जो रोड है, यहां पर 5 ईयर का टाइमलाइन है कि यहां पे भी इस चीज तरीके से इसको एक्सपैंड किया जाएगा। तो पूरा जो नेटवर्क है, सैटेलाइट टाउन है, ये भी बनने वाला है। भुवनेश्वर एक नया भुवनेश्वर बनेगा, कटक एक नया कटक बनने वाला है, उसके पेरिफेरी में सैटेलाइट टाउन भी डेवलप होंगे बिकॉज ऑफ दिस कि आईटी पार्क्स और ये सारी चीजें, स्टार्टअप इकोसिस्टम वहां पे एक्सपैंड करने वाला है। उसके साथ में भुवनेश्वर को हैदराबाद के जैसा आईटी हब बनाने की कोशिश है, जिसमें सिग्निफिकेंट बजट दिया जा रहा है और 1100 करोड़ का और ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा बाकी सैटेलाइट सिटी और अर्बन कॉरिडोर्स बनाने के लिए। उसके साथ साथ में सेमीकंडक्टर की अगर रेवोल्यूशन की बात करें तो उसमें यूनियन कैबिनेट ने 4000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट जो इन्फो वैली है उसमें अप्रूव किया है, जिसके तहत SiC फैब, जहां पे सिलिकॉन कार्बाइड के इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं जिनका ईवी और इन सब में इस्तेमाल होता है, उसको बनाया जाएगा। एडवांस चिप के जो पैकेजिंग यूनिट्स हैं वो एस्टैब्लिश किए जाएंगे, जो ईवी, एआई और डिफेंस हर जगह पे इनका इस्तेमाल होगा। तो सेमीकंडक्टर की बात करें आप, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें, हर कोई में ये ग्रो कर रहा है। उसके साथ में मेक इन इंडिया ओडिशा कॉन्क्लेव है, जिसके तहत 16 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां पे इंश्योर होते हुए हमको देखने को मिला है। उसके साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इसके एक्सपोर्ट्स हमको देखने को मिलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इनकी डिजाइन करना, उसको मैन्युफैक्चर करना, इन सारी चीजों के एक्सपोर्ट्स, ये चीज हो जाता है। और उसके साथ में ग्लोबल पार्टनरशिप है, सिंगापुर के साथ में MOU साइन है और बाकी जो फर्म्स हैं इनके साथ में, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लीन एनर्जी, इन सारी चीजों पे काम किया जाए। मतलब जो बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, जो मेट्रो सिटीज में होता है, सारे जो इकोसिस्टम है यहां पर एस्टैब्लिश किए जा रहे ग्लोबल पार्टनरशिप के थ्रू। और टैलेंट पाइपलाइन भी बहुत सिग्निफिकेंट वे में है, क्योंकि उड़ीसा का जो स्किल विजन है 2036, उसके तहत लैक्स ऑफ स्टूडेंट को कोडिंग और मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, चिप डिजाइन, ये सारी चीजें इंश्योर कराई जाएगी, सिखाई जाएगी। तो ये पूरी तरीके से जो एक प्लेटर पे चीजें मिल जाती है, उसी तरीके से हमको देखने को मिल रहा है कि आज 3000 करोड़ का आईटी एक्सपोर्ट है, 50,000 करोड़ तक ये सिग्निफिकेंट वे में ये एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। और उसके साथ साथ में ईस्ट इंडिया का जो सेमीकंडक्टर का हब है ये भुवनेश्वर बन सकता है। तो ये चीज इंश्योर हो जाएगी कि जो बैंगलोर ऑफ ईस्ट है, कर्नाटका, हम कहते हैं कि वेस्ट में सारा डेवलप हुआ है, जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ईस्ट में नहीं है, लेकिन ईस्ट में बैंगलोर ऑफ द ईस्ट भुवनेश्वर बन के निकल सकता है। ये चीज हो जाती है। उसी के साथ में आप देखेंगे एक्सेंचर है, अपने टेक सेंटर्स को एस्टैब्लिश कर रहा है। 4 और आईटी कंपनीज, मेजर जो आईटी कंपनीज है, ये भी अपने सेंटर्स को भुवनेश्वर में एस्टैब्लिश कर रही है। यूजुअली सुना जाता था कि हैदराबाद में एस्टैब्लिश हो गया, बैंगलोर में एस्टैब्लिश हो गया, दिल्ली में, गुड़गांव में, यहां पे नहीं देखा जाता था, लेकिन यहां पे भी टीयर 2 सिटी कैसे 2036 में टीयर 1 सिटी में आ जाएगी, ये चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट टेक डेस्टिनेशन है जहां पर सिलिकॉन कोस्ट ऑफ इंडिया बन जाएगा उड़ीसा, बिकॉज ऑफ भुवनेश्वर। सिलिकॉन वैली जैसे हम कहते हैं, है ना, सैन फ्रांसिस्को में उस तरीके से है, सेम वे में सिलिकॉन कोस्ट ऑफ इंडिया बन सकता है ये। तो ये जो सारी चीजें हैं जहां पर आईटी टावर, रिंग रोड, ये सब एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं ताकि उस चीज को अब्सॉर्ब किया जा सके, उस डिमांड को अब्सॉर्ब किया जा सके। ये सबसे पहली चीज है कि आईटी और सेमीकंडक्टर का रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। दूसरी बात आती है एविएशन हब बन रहा है, ये MRO का पावर हाउस बन रहा है। ये क्या चीज होता है? मतलब कि आप समझेंगे कि ईस्ट इंडिया का एविएशन कैपिटल बन सकता है। एयरक्राफ्ट की जो भी उस तरीके से MRO का मतलब हो गया मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल, मतलब एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में बाकी जो चीजें होती हैं उन सारी चीजों के कॉन्टेक्स्ट में यूजुअली क्या होता है, हम इसको आउटसोर्स करते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत सिग्निफिकेंट खर्चा आता है। उसको बचाया जा सकता है, हम इंडिया के अंदर ही इसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम खुद ही इसको कर रहे होंगे और बहुत ज्यादा कॉस्ट सेविंग होगी। उसके तहत अगर इसको देखिए तो बी-मान एविएशन प्लान है, जिसके थ्रू 3600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। पारादीप का ग्रीन एयरपोर्ट बनाया जाएगा। हम देखते हैं कि इस तरीके से आप समझेंगे, यहाँ पे पारादीप देखने को मिलेगा, भुवनेश्वर है और कटक है। अब यहाँ पर एक ग्रीन एयरपोर्ट बनेगा जो इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट करेगा। उसके साथ साथ में पुरी के अंदर सेकंड
इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। उसी के साथ में हेलीपोर्ट्स बनेंगे जो रीजनल कनेक्टिविटी भी इंश्योर करेंगे। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी, सारी चीजें इंश्योर की जाएगी विमान एविएशन प्लान के थ्रू। उसके साथ साथ में भुवनेश्वर एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होगा, जिसे हम बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। उसको एक्सपैंड किया जाएगा। टर्मिनल 3 बनेगा 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जहां पर 86 लाख पर ईयर पैसेंजर की कैपेसिटी देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ में इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरपोर्ट देखने को मिलेगा हमें। वहीं पे पैरेलल टैक्सी वे और सारी चीजों को इंश्योर किया जाएगा ताकि बहुत स्मूथ वे में वो इंश्योर हो। और दुबई की बात करें, सिंगापुर, कोलालंपुर, बैंकॉक, आबू धाबी, यहां पे डायरेक्ट लिंक होगा, डायरेक्ट फ्लाइट इंश्योर की जाएगी, जो कि अभी तक नहीं देखने को मिलती है इस एयरपोर्ट के थ्रू। तो ये जो चीज है कि भुवनेश्वर सिर्फ डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए नहीं, इंटरनेशनल ऑपरेशंस में भी उसका ग्लोबल स्टेज पे भी एक जो लिंक है वो एस्टैब्लिश होते हुए देखने को मिल रहा है और एविएशन हब के तौर पर निकल सकता है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसे कहा जा रहा है कि एविएशन जो एयरक्राफ्ट रिपेयर सेंटर है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए ये जो हब, एविएशन हब टाइटल है, उड़ीसा इसको क्लेम करेगा और उसमें भुवनेश्वर का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होगा। तो एमआरओ की बात करें, जो हब जो बनने जा रहा है, मेंटेन, रिपेयर एंड ओवरऑल, जिसमें 80 करोड़ का इंसेंटिव, 50% सब्सिडी दी जाएगी। और एयरबस और बोइंग जो हमारे मेजर एयरक्राफ्ट हमको देखने को मिलते हैं, इनको सर्विस करने की कैपेबिलिटी होगी। 50,000 करोड़ का हमारा जो एनुअल कॉस्ट आता है ये बच जाएगा। इसकी वजह से बहुत सारी जॉब क्रिएट होगी इंडिया के अंदर ही। हमारी नेवी, कोस्ट गार्ड, बे ऑफ बंगाल के अंदर भी इनके जो फ्लीट्स है उसको भी सर्विस कर पाएगा ये एमआरओ फैसिलिटी। तो ये चीज इंश्योर होगा। उसके साथ साथ में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं जिसके थ्रू CRRR, मतलब कि कैपिटल रीजन भुवनेश्वर के रीजन का जो रिंग रोड है उसके पास में वो बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, ताकि इंश्योर किया जाए कि जो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड वे है उसको बाईपास करके एक रिंग रोड बनाया जाए। ये चीज इंश्योर की जा रही है। 8300 करोड़, 8300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 110 किलोमीटर का ये सड़क बनने वाला है। ये चीज इंश्योर होगा। ट्रैफिक कंजेशन कम होगा। क्वाड सिटी मेट्रो जोन बनने वाला है, जहां पर आज 70% का अर्बनाइजेशन है, ये बढ़कर 40% पे पहुंच जाएगा बाय 2036। 40% अर्बनाइजेशन बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ये चीज इंश्योर हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट। एंड उसमें हम इंश्योर कर रहे होंगे कि एयरपोर्ट तो है ही भुवनेश्वर में, उसके साथ साथ में उसे एमआरओ कैपिटल ऑफ ईस्टर्न इंडिया हम बना देंगे। मेंटेन, रिपेयर एंड ओवरऑल एयरक्राफ्ट के जितने भी ऑपरेशन है उन सारी चीजों को इंश्योर किया जाएगा। बहुत ज्यादा कॉस्ट सेविंग होगी। और आसियान और उसके साथ साथ में इंडो पैसिफिक के जो ट्रेड कॉरिडोर्स है उसके साथ में भुवनेश्वर इंडिया को कनेक्ट कर देगा। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट बात होगी। और उसमें आप देखेंगे इंसेंटिव्स हैं एमआरओ हब बनाने के लिए। उसके साथ साथ में तीसरी बात, बहुत सिग्निफिकेंट बात आती है कि फिनटेक और डिजिटल इनोवेशन के रूप में ये देखने को मिलेगा कि फिनटेक हब बन के भी निकलेगा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हब। अब ये किस तरीके से होगा कि ईस्ट इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल ये बनने वाला है, फिनटेक कैपिटल बनने वाला है। ये ऐसे होगा कि IGFTCH इंडिया का फर्स्ट फिनटेक कैपेबिलिटी हब है, ये एस्टैब्लिश हो चुका है, जिसके तहत ग्लोबल फिनटेक कैपेबिलिटी हब है, जिसके तहत हमें देखने को मिलता है कि सिंगापुर के साथ में हमारे MOU है। अब वहां से यूथ को स्किलिंग प्रोवाइड करना, फिनटेक में, इंश्योरटेक में, ब्लॉकचेन में, AI में, ये सारी चीजें इंश्योर की जाती है। डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होगी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के पार्क्स एस्टैब्लिश होंगे, जो AI लैंडिंग, पीयर टू पीयर लैंडिंग होता है, इन सारी चीजों को इंश्योर करेगा। मतलब जो फाइनेंस है और जो टेक्नोलॉजी है, हम IT की बात करते हैं, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अब जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है और जो फाइनेंस का पार्ट है, इन दोनों को जोड़कर फिनटेक हब यहां पर एस्टैब्लिश होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट और उन सारी चीजों की बात करें तो दिस इज समथिंग जो बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। और जो वेल्थ अकमुलेशन है, कैपिटल फॉर्मेशन है, इन सब चीजों में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये चीज इंश्योर की जाएगी। जहां पर उसके साथ साथ में कटक की बात करें, भुवनेश्वर की बात करें, दोनों के आसपास में सैटेलाइट सिटीज बनाई जा रही है और इन दोनों को गिफ्ट सिटी के मॉडल पे तैयार किया जाएगा। मतलब गुजरात का अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेंटर, गिफ्ट सिटी जिस तरीके से हम उसको कहते हैं, गांधीनगर में जो है, उसके तहत पे उस मॉडल पे इसको तैयार किया जाएगा। बहुत सारे कंसेशंस होते हैं, टैक्सेस की माफ होते हैं, टैक्स हॉलीडेज होते हैं, ये सारी चीजें इंश्योर की जाती है ताकि ग्लोबल ऑपरेशन इंश्योर किया जा सके, जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है वो भी इंश्योर किया जा सके। तो ये सारी चीज है कि फिनटेक हब उसको उस तरीके से बनाया जाएगा। सिंगापुर के साथ में MOU है इस कॉन्टेक्स्ट में। उसके साथ साथ में ब्लैक स्वॉन समिट होगा, उसके तहत एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा कि अच्छा भुवनेश्वर इसको होस्ट कर रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर क्रेडिट एंड ट्राइबल बैंकिंग, ये सारी चीजें फिनटेक एप्स के थ्रू इंश्योर कर दी जाएगी। तो इंक्लूसिव ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ ही होंगे, एलिट्स होंगे, उनकी ग्रोथ होगी, ये चीज नहीं होगा, राइट। इंक्लूसिव ग्रोथ होगा और 100% डिजिटल बैंकिंग एक्सेस इन ओडिशा बाय 2036, ये विजन है। उस तरीके से इस विजन के थ्रू उसके लिए काम किया जाएगा। उसके साथ साथ जो MNCs है वो अपने GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को एस्टैब्लिश करते हैं इंडिया के अंदर। अब वो जो GCCs है वो फिनटेक आउटसोर्सिंग बैक ऑफिस एस्टैब्लिश करेंगे, जहां पे R&D होगा। उसके साथ साथ में जो यूथ होंगे उनको स्किल किया जाएगा और स्किल्ड यूथ ऑलरेडी है
उनको स्किल किया जाएगा, उसके साथ साथ में लो कॉस्ट है। तो ये जीसीसी यहां पर स्टैब्लिश होंगे। अभी हैदराबाद या बैंगलोर में स्टैब्लिश होते हुए हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन बैंगलोर से हैदराबाद, हैदराबाद से पुणे और पुणे से फिर भुवनेश्वर, इस तरीके से हमको शिफ्ट देखने को मिलेगा कि ऐसे जो चीपर कॉस्ट है वहां पर जाने की कोशिश होगी। तो ये चीज है। और उसके साथ में ये दुबई और सिंगापुर जो मेजर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हब है उसके लेवल पर शोल्डर टू शोल्डर खड़ा हो पाएगा भुवनेश्वर, ये इंश्योर कर पाएगा। और इंडिया का जो मैसिव, ईस्ट इंडिया का एटलीस्ट जो मैसिव फिनटेक हब है उसको हम एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर सकते हैं, जहां पे भारत नेत्र फिनटेक हब जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसको एस्टैब्लिश किया गया है। एंड इसके साथ में चौथी बात आती है, दैट इज द बोनस पॉइंट। उसकी बात करें तो दैट इज क्वाड सिटी मास्टर स्ट्रोक। ये कैसे होगा कि उड़ीसा के अंदर क्वाड नेटवर्क के थ्रू सिटीज को डेवलप किया जाएगा। मतलब पूरे उड़ीसा में ऐसे हमको क्लस्टर्स देखने को मिलेंगे, क्लस्टर्स ग्रो होंगे। जैसे कि आप देखेंगे कोस्टल क्वाड है जहां पे भुवनेश्वर, कटक, पुरी और पारादीप, ये 4 हैं, यहाँ पे डेवलप होंगे। उसके साथ साथ में नॉर्दर्न क्वाड देखने को मिलता है जिसमें संबलपुर रीजन और ये ग्रो होंगे। उसी के साथ में सदर्न क्वाड में बहरामपुर और ये रीजन यहाँ पे ग्रो होंगे, जो कि डीआरडीओ के टेस्ट रेंज, डिफेंस और पोर्ट बेस्ड फैसिलिटी है उसके लिए जाने जाते हैं। उसके साथ में ईस्टर्न क्वाड जहां पर बालासोर है, ये सब ग्रो होंगे, जो कि ट्रेड कॉरिडोर बंगाल के साथ बनाते हैं। तो ये ट्रेड कॉरिडोर उस तरीके से देखे क्वाड सिटी के थ्रू ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जहां पर अर्बनाइजेशन को 40% पे पहुंचाने के लिए इन सब का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि एक ही जगह पर अर्बनाइजेशन नहीं करना है, हर लेवल पे हमें देखना है कि वहां पे ग्रोथ देखने को मिले। तो 40% नंबर, बिकॉज ऑफ दैट इट वुड बी इंश्योर्ड। और इंडिया के टॉप 5 जो इकोनॉमिक पावर हाउस है उसमें उड़ीसा को लाने में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और जो ग्रोथ कॉरिडोर है एक तरीके से बैलेंस वे में सारी चीजों को इंश्योर करेंगे। एंड भुवनेश्वर के जो न्यू सैटेलाइट सिटी प्लान है उस तरीके से उसको इंश्योर करेंगे। बाकी देखेंगे इतने सारे ग्रोथ कॉरिडोर्स हैं। कोरापुट जो कि बहुत ही बैकवर्ड रीजन है उड़ीसा का, उसको भी इसके नेटवर्क में लाकर ग्रो किया जाएगा। बहरामपुर है, बालासोर है, रौरकेला है, संबलपुर है, इन सभी चीजों को उस तरीके से ग्रो किया जाएगा इन ग्रोथ कॉरिडोर्स के। उसके साथ साथ में भुवनेश्वर एज IT हब बनेगा, रौरकेला एज इंडस्ट्रियल सेंटर बनेगा। और ओवरऑल रौरकेला, कटक, पुरी, भुवनेश्वर ये सब इंश्योर करेंगे कि उड़ीसा 2036 का जो विजन है उसको फुलफिल करे। उन सब में भुवनेश्वर वुड बी द वन जो कि एक मेगा सिटी, फ्यूचर मेगा सिटी बन के निकल सकता है इन चारों की अगर बात करें तो। और उसके साथ साथ में इंडिया का जो एक्टिव पॉलिसी है उसके तहत हमें उस तरीके से जो भी हमारे आसियान है वो जो कंट्रीज है उनके साथ में ट्रेड कॉरिडोर्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं। अब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईस्ट कोस्ट जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है हमारा, उसके तहत हम काम करें कि यहाँ पर उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है ये सिग्निफिकेंट लिंकेज हमको देखने को मिलेगा। और वाइजैक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसके बाद में ये चीज एक लिंक हमको एसेंशियल वे में देखने को मिलेगा। तो उसी के साथ में बात आती है कि भुवनेश्वर या उड़ीसा अभी केवल टेंपल सिटी नहीं है। भुवनेश्वर अभी केवल टेंपल सिटी नहीं है, बिकॉज एक कमांड सेंटर बनने वाला है उड़ीसा के 2036 के विजन का, जिसके तहत सेमीकंडक्टर्स की फैब, एविएशन, MRO हब, उसके साथ साथ में फिनटेक इकोसिस्टम और क्वाड सिटी मास्टर स्ट्रोक के थ्रू इंश्योर किया जाएगा कि ये खुद की स्टोरी फिर से स्क्रिप्ट कर रहा है। और जो रीराइट कर रहा है स्टोरी, उसमें ये दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर इनके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा होगा। और Tier 2 से Tier 1 सिटी के अंदर जो जंप है ये हमको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और ये केवल एज अ कैपिटल सिटी के तौर पे शोल्डर टू शोल्डर नहीं खड़ा होगा, ये खड़ा होगा एज अ फ्यूचर, इंडियाज फ्यूचर मेगा सिटी, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट बात है। और ये चीज सब्सटेंशिएट होती है कि इतने सारे IT हब्स बन रहे हैं, इतने सारे फिनटेक में कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है, सेमीकंडक्टर का रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। एंड उसके साथ साथ में अश्विनी वैष्णव यूनियन जो IT मिनिस्टर है ये भी कहते हैं कि एक मेगा IT हब में भुवनेश्वर तब्दील होने वाला है। और आने वाले समय में उड़ीसा को 14th पोजीशन से 5th पोजीशन पर ले जाकर वेस्ट बंगाल को बीट करने में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है भुवनेश्वर। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप एंड विश आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। उसी के साथ में मैड लाइफ स्टडी IQ यहाँ पर जुड़े 2028 की अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी IQ RM को कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी डिलीवरेबल्स मिल जाएंगे। उसी के साथ में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।